जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और यह वीडियो उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम से संबंधित है, जो कि हमने अभी 2 वीडियो बनाया है, उसके गतांक से आगे का वीडियो है। जो पिछला वीडियो हमने यूपी लोकल लॉ पार्ट 2 बनाया, उसमें हमने बताया कि जब कोई भी राज्य सरकार किसी कटक को चकबंदी के अधीन लाता है, घोषणा करता है, तो उसमें 2 योजनाएं तैयार की जाती है, एक प्रारंभिक योजना और एक अंतिम योजना। और प्रारंभिक योजना तैयार करने के पूर्व में किन किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, ये धारा 6 क से लेके और धारा 12 तक है। अब इसमें हम लोगों ने पिछले पार्ट 2 में ये पढ़ा कि जब भी इन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा चकबंदी अधिकारी द्वारा, तो उसके पहले की प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जब कोई निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई मामला है या कोई अंतरण का मामला है, तो धारा 6A में उसकी बात कही गई है कि उसको सहायक चकबंदी अधिकारी अपने स्तर से उस मामले को निपटाएगा। लेकिन शर्त उसमें एक लगाई गई है कि धारा 8 की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व की ही स्थिति में ये सब संभव है, अन्यथा फिर दूसरी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, तो उसके बाद फिर दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पुनः धारा 7 में हम लोगों ने पढ़ा कि जब धारा 8 की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसके पहले धारा 7 में उस कटक में एक सर्वेक्षण कराया जाएगा, और सर्वेक्षण सुविधा के लिए कराया जाएगा क्योंकि आगे की प्रक्रिया सुलभ हो सके। और धारा 8 में हम लोगों ने पढ़ा कि बाकायदे जब इसका सर्वेक्षण कटक में करा लिया जाएगा तो सक्षम अधिकारी उसका परीक्षण कराएंगे और उन मुद्दों को ट्रेस किया जाएगा जो डिस्प्यूट हों, जैसे किसी जोत का अंश कितना होगा, किसी गाटा का मानक मूल्य क्या होगा, या कोई ऐसे भूमि है जिसमें पेड़, कुएं, तालाब आदि हैं, तो उन सब चीज़ों का क्या प्रतिकर के रूप में मूल्य आकलित किया जाएगा। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। उसमें हम लोग धारा 8 क भी पढ़े, जिसमें ये देखा गया कि उसमें कुछ सिद्धांत भी बनाए जाएंगे। सिद्धांत आबादी की ज़मीन से संबंधित होगा, कुछ ज़मीनों को जो है एक्वायर किया जाएगा, 10% आगे कटौती बताएंगे हम, उसमें किया जाता है, तो उन सब चीज़ों को सिद्धांत में किया जाएगा। और ये सब चीज़ों को करने के बाद धारा 9 में कहा गया है कि उसको प्रकाशित किया जाएगा और पक्षकारों को नोटिस दी जाएगी कि भाई आप लोग आप आइए और अपनी आपत्ति दर्ज करिए, किसी को कोई आपत्ति हो तो, अन्यथा इसको प्रारंभिक चकबंदी के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अब उसमें 21 दिन की नोटिस रहती है, 21 दिन में लोग आते हैं, अपनी बात को रखते हैं, उसका बाकायदे जो है सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी उसका निस्तारण करते हैं। अब उसमें भी कोई डिस्प्यूट होती कि इसके खिलाफ अपील हम कहाँ जाएंगे या उसमें पुनरीक्षण में कहाँ जाएंगे, तो वो सब आगे प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके आगे धारा 9 तक हम लोग पढ़ लिए थे कि कैसे उसमें अपील होगी 21 दिन के अंतर्गत, और 21 दिन बीत जाता है तो फिर कहाँ रेमेडी मिलेगी। अब 9 क पे हम आते हैं। 9 क ये बताता है कि कोई भी भूमि पर दावों तथा संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित मामलों का निस्तारण, यानी कि जो चकबंदी के अधीन जिस कटक को लाया गया है उससे संबंधित यदि किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, जैसे विवाद भी इसमें मेंशन किए गए, वो 2 प्रकार के होने चाहिए। भूमि पर दावा, यानी कि जो भूमि है जिसका चकबंदी के अधीन लाया गया है, उस चकबंदी के तहत यदि उसको भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है और उसके ओनर के मामले में मामला फंस जाता है कि ये किसका है, डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है, दावा कोई और करने लगता है, तो उस दावे को भी यहाँ निस्तारित किया जाएगा धारा 9 क में। और उसके साथ में कह रहा है कोई ज्वाइंट जोत है, संयुक्त जोत है, तो उसका विभाजन भी कैसे किया जाएगा। तो इसमें जो क्लास दिए गए हैं उसमें ये बता रहा है कि सहायक चकबंदी अधिकारी जहाँ कोई मामला विवाद का नहीं है तो उसको सामान्य तरीके से पक्षकारों को नोटिस देने के बाद
उसका निस्तारण करेगा। यदि विवाद है तो विवाद में सुनने के पश्चात निस्तारण करेगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि यदि कोई घाटे का मूल्यांकन से संबंधित है और विवाद उसके यहाँ नहीं सुलझ पा रहा है तो ये चकबंदी अधिकारी को इस बात का रिपोर्ट बना करके सहायक चकबंदी अधिकारी दे देंगे कि ऐसे ऐसे इसमें समस्याएं हैं, अब आप निस्तारण करें। और पुनः फिर चकबंदी अधिकारी धारा 9 क के अधीन वो निस्तारण करेगा। और ये दोनों को कहा गया है इस धारा में कि ये सक्षम न्यायालय माने जाएंगे, चाहे वो सहायक चकबंदी अधिकारी का न्यायालय हो और चाहे चकबंदी अधिकारी का न्यायालय हो। अब जब आते हैं हम 9 ख, तो धारा 9 ख को हम रिलेट करते हैं धारा 8 क से संबंधित, क्योंकि जो कुछ भी बात कही गई 8 ख में, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उसका प्रकाशन किया जाता है धारा 9 में। और धारा 9 में जब प्रकाशन किया जाता है तो आपत्ति आमंत्रित की जाती है उन संबद्ध पक्षकारों से, जो उससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। अब यदि कोई सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी किसी प्रकार का धारा 9 में कोई आदेश पारित करता है तो यही ये फिर धारा 9 ख बताता है कि उसकी अपील फिर आप कहाँ करेंगे। तो धारा 9 ख ये कह रहा है कि इसकी अपील 21 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाएगी और जिसका निर्णय इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। मतलब हमारा जो भी रास्ता है बंदोबस्त अधिकारी तक जाता है और उसके बाद से ये अंतिम रूप ले लेता है। अब दो बातें इसमें कही गई हैं 9 ख के सब क्लास 1 में और सब क्लास 2 में। सब क्लास 1 में कहा गया है कि जब धारा 9 के अधीन सिद्धांतों के विवरण के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की गई हों तो सहायक चकबंदी अधिकारी संबद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और चकबंदी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट चकबंदी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा। अब यहाँ जो सहायक चकबंदी अधिकारी हैं वो चकबंदी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए भी ये इस चीज़ को भेजेंगे कि आप भी इस चीज़ पे विचार करिए और तब चकबंदी अधिकारी को रिपोर्ट सौंपेंगे कि आप इस पे अब अंतिम निर्णय लीजिए। पुनः अब धारा 9 ख का उपधारा 2 क्या कह रहा है, वो चकबंदी अधिकारी के बारे में बात करें कि यह यदि सिद्धांतों के विवरण के विरुद्ध धारा 9 में नियत समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गई हो तो उसकी शुद्धता की परीक्षा करने की दृष्टि से चकबंदी अधिकारी समिति को उचित सूचना देने के पश्चात कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा और तत्पश्चात वह सिद्धांतों के विवरण में ऐसे परिष्कार या परिवर्तन कर सकता है जो आवश्यक समझे। अब इन दोनों धाराओं को पढ़ा जाए तो ये एक बात समझ में आती है कि चाहे कोई आपत्ति की गई हो या चाहे नहीं की गई हो, ये चकबंदी अधिकारी की लायबिलिटी बनती है कि वो चकबंदी समिति को इस बात को सूचना दें और इसमें क्या शुद्धियां हैं क्या शुद्धियां हैं वो खुद अपने स्तर से इसका सर्वेक्षण करें। अर्थात कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति की गई है तब भी उसकी सुनवाई होगी, नहीं की गई है तब भी उसकी सुनवाई होगी। यानी कि सारी लायबिलिटी चकबंदी अधिकारी के ऊपर जाता है कि वो अंतिम रूप देने से पहले उसका सब कुछ ठीक ठाक कर लें। और उसके बाद भी यदि इसमें सब क्लास 3 में एक बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति इन दोनों कंडीशनों में पीड़ित है तो बंदोबस्त अधिकारी को अपील कर सकता है जिसका अंतिम होगा। और ये भी कहा गया है उपधारा 4 में कि आपत्ति या अपील पर निर्णय देने से पहले चकबंदी अधिकारी तथा बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी संबद्ध पक्षों तथा चकबंदी समिति को उचित पूर्व सूचना देने के पश्चात कटक का स्थानीय निरीक्षण करेंगे। मतलब इसमें रिजु सुनवाई होनी ही होनी है। बिना सुनवाई किए किसी व्यक्ति के आप उसके जोत को, कटक के जो जोतदार हैं उनको इधर से उधर छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। उनकी बातों को आपको सुनना ही सुनना पड़ेगा। इन अधिकारियों के लिए ये ऐसा गाइडलाइन है। पुनः 9 ग एक धारा जोड़ा गया है
कि इसमें कहा गया है कि संयुक्त जोतों का विभाजन, एक्चुअल में ये अमेंडमेंट से आया और वह बात पहले भी कहा गया है, पुनः बात इसको दोहराया गया है कि यदि कोई उत्तर प्रदेश जेडे एक्ट के धारा 178 में या किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात दी गई हो और वे उसका विभाजन स्वतः भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो कि सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी जो भी धारा 9 क के अधीन संयुक्त जोतों का विभाजन करते हैं, तो उसमें एक शक्ति यहाँ प्रोवाइड की गई है कि ये अगर जो किसी अन्य विधि में भी कोई ऐसी बात आ रही है या कोई समस्या आ रहा है तो उसके बावजूद भी ये कर सकते हैं। और संयुक्त जोतों का विभाजन अंशों के आधार पर किया जाएगा, किंतु प्रतिबंध यह है कि यदि संबद्ध खातेदार सहमत हो तो विभाजन विशिष्ट गातों के आधार पर किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति के पास कई गाटे होते हैं, किसी के पास विशिष्ट गाटा होता है, किसी के पास सामान्य गाटा होता है, किसी के गाटे का वैल्यू ज़्यादा होता है, किसी गाटे का कम होता है। तो उन सब चीज़ों का कंपेयर करते हुए इसका काम किया जाता है। अब हम लोग आते हैं धारा 10 पे। इन सब प्रक्रियाओं का पालन करने के पश्चात जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो पुनः इसका प्रकाशन, धारा 10 कह रहा है कि पुनः इसका प्रकाशन किया जाएगा। और प्रकाशन कैसे होगा, तरीका क्या होगा, वो पुनः हम धारा 3 के सब क्लास 8 में जाएंगे तो उसका तरीका बताया गया है कि उसकी डुगडुगी पिटवाई जाएगी या कोई ऐसा व्यवस्था किया जाएगा जिससे सारे व्यक्तियों को इस बात की सूचना हो जाए कि हम प्रकाशन कर रहे हैं या ये जो कुछ भी मैटर है ये कहाँ पे आपको सुलभ तरीके से परीक्षण करने के लिए मिलेगा, आप वहाँ जा कर के इसका परीक्षण कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर तैयार करना और रखना इसमें कहा गया है और इसका प्रकाशन किया जाएगा। अब धारा 10 में प्रकाशन हो गया, लेकिन धारा 11 भी एक बात कहता है अपील की बात, और यह बात हम लोग पिछले धाराओं में भी पढ़ चुके हैं, मेंशन भी किया गया, लेकिन एक अलग धारा यहाँ पे बना के इस बात की बात कही गई है कि धारा 9 क के अधीन होने वाली कार्यवाहियों का कोई पक्ष जो उस धारा के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, उस आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। और एक बात और कह रहा है कि उक्त अधिकारी संबद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस पर अपना निर्णय देगा, जो कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी। पुनः उसी बात को दोहराया जा रहा है कि ये जो बंदोबस्त अधिकारी हैं यहाँ तक आप जा सकते हैं, चाहे पुनरीक्षण में जाएं चाहे अपील में जाएं, और ये उनका निर्णय अंतिम हो जाएगा। और यहाँ भी ये बात कही गई है कि किसी बात के होते हुए भी ये सक्षम न्यायालय माने जाएंगे। घुमा फिरा कर बात वही आती है, एक सहायक चकबंदी अधिकारी हैं, एक चकबंदी अधिकारी हैं, उसके बाद बंदोबस्त चकबंदी है। ये 3 स्टेज है, तीनों स्टेज पे आपको 21 दिन के मौके मिल रहे हैं, और इस 21 दिन के अंदर यदि आप अपील कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं, तब तो ठीक, नहीं तो फिर अधिकारी अपने स्तर से जो उनको उचित समझ में आ रहा है वो भी रिज सुनवाई करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब एक धारा 11 क है, इसमें ये प्री के बेस से क्वेश्चन बना था पिछले हायर जुडिशरी के एग्ज़ाम में सन 2019 के पार्ट 3 वाले में, कि कौन सी धारा है जो रेस जुडिकेटा के समतुल्य है। तो धारा 11 क ही एक ऐसी है जो कि रेस जुडिकेटा से के समतुल्य। अब जब रेस जुडिकेटा की बात हम कहते हैं तो आप उसका पूरा का पूरा आपके दिमाग में जो खासकर लॉ के स्टूडेंट होंगे या जो वकील होंगे उनको समझ में आ जाएगी कि आखिर क्या होगा धारा क में। बाकी सामान्य लोगों के लिए बात यह है कि रेस जुडिकेटा के लिए इस पूरे वीडियो में हम समझा नहीं पाएंगे, और समझाने के लिए बहुत बड़ा लंबा रेस जुडिकेटा ही एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। रेस जुडिकेटा का मोटा मोटी अर्थ ये है कि जिस बात को आप उस अधिकारी के सामने कर सकते थे, यदि आप नहीं कह रहे हैं तो आगे के किसी अधिकारी के सामने आप उस बात को नहीं कर सकते हैं, आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा। यही बात धारा 11 क कह रहा है, और यही प्री का एक क्वेश्चन भी बना था। और
फिर शक्ति अगर जो देखा जाए तो धारा 11 ग में दी गई है, और उस शक्ति को ये एक प्रकार से कही गई है कि धारा 9 क के अधीन किसी आपत्ति या धारा 11 के अधीन अपील अथवा धारा 48 के अधीन पुनरीक्षण कार्रवाइयों की सुनवाई के दौरान चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अथवा चकबंदी निदेशक जैसी भी दशा हो, यह निर्देश दे सकता है कि कोई भूमि जो राज्य सरकार या गांव सभा अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय या प्राधिकारी में निहित हो, उसके नाम से अभिलिखित की जाए, भले ही ऐसी सरकार, गांव सभा या निकाय या प्राधिकारी द्वारा कोई आपत्ति, अपील या पुनरीक्षण दाखिल न किया गया हो। ये इन अधिकारियों को एक डिस्क्रिशनरी पावर के रूप में शक्ति दी गई है कि राज्य सरकार के तरफ से चाहे किसी प्रकार की आपत्ति की गई हो या नहीं की गई हो, धारा 11 ग के अधीन उनके फेवर में भी काम कर सकते हैं। जैसे ग्राम सभा के नाम से ज़मीन अलाट करना या सरकार के नाम से अलाट करना, अब उसका आगे हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग पर्पज़ है, अलग अलग विधियां हैं। उस विधियों में बताया गया है कि कुछ स्कूल कॉलेज के लिए, कुछ धर्मशालाओं के लिए, कुछ बाग बगीचा के लिए, अन्य तरीक़ों से ग्राम सभा के नाम से ज़मीन एक्वायर किया जाता है। तो उसी की बात ये कह रहा है। अब इसमें जो हमने बताया था कि सारे घटनाक्रमों से गुजरते हुए, प्रक्रिया से गुजरते हुए व्यक्ति कोई छूट जाता है कि आपत्ति न कर सके या अपील न कर सके, तो उसके लिए यह बात कही गई है धारा 12 में कि यदि धारा 52 की प्रक्रिया लागू नहीं हुई है तक उसको राइट मिलता है कि वो धारा 12 के अधीन पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित अधिकारियों अथवा स्वत्वों पर प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से संबंध मामलों में अपील कर सकता है और उस पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें कह रहा है कि धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित किन्हीं अधिकारों या स्वत्वों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से संबद्ध समस्त मामले जिनके लिए वादकरण तब विद्यमान नहीं था जब धारा 7 से 9 तक की कार्रवाइयाँ प्रारंभ की गई थी अथवा चल रही थी, उनके उत्पन्न होने पर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष उठाए जा सकते हैं, किंतु धारा 52 अथवा धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात नहीं। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि धारा 6 का या धारा 7 में जो कुछ भी मामले हैं वो धारा 8 के प्रारंभ होने के पूर्व निपटाए जा सकते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि जब ये प्रक्रिया चालू हो गई, उसी समय किसी ने अपने ज़मीन का अंतरण कर दिया, तब क्या होगा? तो उसके लिए वही धारा 12 बताती है कि इसमें उस सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष ये अपनी बात को रखेगा और फिर उसकी भी सुनवाई और निपटारा उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से उन सब चीज़ों में किया गया था। दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, उसके बाद से आके अपनी बातों को रखेंगे। तो हम अभी तक ये पढ़े, इसमें 12 घ तक है, लेकिन बहुत ही सब इम्पॉर्टेंट धाराएं नहीं हैं। जहाँ तक पार्ट अध्याय 2 का संबंध है, पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बन जाता है कि सिद्धांत क्या है, तो धारा 8 का उसी अपील कहाँ होती है, तो 9 ख में उस सब चीज़ों का वर्णन है, लेकिन बीच में आपको 9 का भी जिक्र करना पड़ेगा कि उसका प्रकाशन हो जाने के बाद फिर आपत्ति कैसे की जाएगी। एक क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है मेंस के लिए कि किन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, तो प्रक्रियाओं में तो पूरा लिखना पड़ जाएगा, तब फिर आपको धारा 6 क से लेकर के धारा 12 तक आपको वर्णन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि केवल पार्टिकुलर एक सेक्शन उठा ले कि निर्विवाद मामले की सुनवाई कैसे होगी, तो फिर धारा 6 क को वर्णन किया जाएगा। यदि पूछ दे कि दौरान चकबंदी क्रियाओं के अधीन कोई विवाद होता है तो उसकी कैसे होगी, तो फिर धारा 12 में हम जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को, और बीच में अपील की बात यदि पूछता है तो उसमें धारा 10, 9 और 9 क ख की बात हम करते हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा और किस धारा को हमको टच करना है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मेरा ये टॉपिक पूर्ण हुआ। पुनः मैं अपने एक और वीडियो के साथ उपलब्ध रहूँगा।
वो पार्ट 4 के रूप में आएगा, और आगे की प्रारंभिक योजना कैसे तैयार की जाती है इसको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।